महेश सामोता जी के नेतृत्व में छात्र संविधान संवाद का ये ऐतिहासिक आयोजन हम सब के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा में मजबूत आवाज, नेता प्रतिपक्ष, हम सब के लोक लाडले आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं की आवाज़ सचिन जी पायलट साहब, हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी, हमारे सम्मानीय विधायक सुरेश मोदी जी, भाई बीरेंद्र जी, शिखा मिल बराला जी, आमीन कागजी जी, भाई मनीष यादव जी, अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई इंद्राज गुजर जी, हमारे जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के हमारे प्रत्याशी रहे, वैसे तो सांसद ही थे, नाजायज़ तरीके से हराया गया है, भाई चोपड़ा जी, सुमित बघासरा जी, बालेंदु जी, राहुल भाकर जी, राकेश मीणा जी, आसू सर जी, महेश चौधरी जी और आज आयोजक भाई महेश सामोता जी, यहाँ उपस्थित सभी एनएसयूआई के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे छात्र छात्राएं, उपस्थित सभी युवा साथियों, उपस्थित पत्रकार बंधु, आज हम चर्चा कर रहे हैं संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर। आज हम इस चीज को थोड़ा मनन करें, सोचें कि आज ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई। हमारे पड़ोसी जो देश हैं, पाकिस्तान है, तख्ता पलट गया, अफगानिस्तान है, तख्ता पलट गया, नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी नौबत क्यों नहीं आई? क्योंकि इस देश का जो संविधान है, उस संविधान के जो रचयिता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम याद कर रहे हैं, उन्होंने किन परिस्थिति के अंदर आज से 100 साल पहले जब उन्होंने पढ़ाई की, वो संघर्ष अगर हम आज के मुकाबले देखेंगे तो हमसे लाख गुना बड़ा था। आज हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़े। भगत सिंह तो पैदा हो जाए लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो। आज इस संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि एक मेरे युवा साथी ने पूछा था कि साहब 5 साल में चुनाव नहीं हो रहे, तो संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, नियम है कि 5 साल में चुनाव होंगे और 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। भरतपुर के उपचुनाव को पूरे 3.25 साल होने वाले हैं, न वो उपचुनाव करा पा रहे हैं, न पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव करा पा रहे हैं। ये संविधान पे हमला है। आज पंचायतों की हालत ये होगी, जो प्रशासक बना दिए वो साइन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। इस बरसात में अगर आप कहो कि साहब मेरा रास्ता खराब है, एक ट्रॉली मिट्टी डाल दो, तो उन सरपंचों की, प्रशासकों की इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो उसमें मिट्टी डलवा दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके हाथ बांध रखे। चुनाव होते, नए लोगों को मौका मिलता, बजट आता, काम करते। ये संविधान पे हमला है। राज्यसभा के सांसद विधायक चुनते हैं। आप देखिए पंजाब के अंदर जितने बीजेपी के एमएलए नहीं है, उनसे ज्यादा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। संविधान में कहां लिखा है, लोकतंत्र में कहां लिखा है, चुनने वाले ज्यादा हैं और जिन्होंने चुन के भेजा है वो कम है।
इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आरटीआई है, आरटीआई के अंदर जितने भी मामले हैं उनको एक आम आदमी भी ले सकता था। ये अधिकार मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने दिया कि ये जो बड़े बड़े घोटाले खुले कि आरटीआई लगाओ और इसकी नकल निकलवाओ। राम मंदिर का जो मामला है, पूरा जो जमीनें उसके अंदर बेची गई वो आरटीआई से बाहर कर दी। पीएम केयर फंड, आपको पता ही नहीं होगा कितने हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री सहायता कोष के अंदर आ रहा है। उसको न आप लोकसभा के अंदर पूछ सकते हो, न राज्यसभा में पूछ सकते हो, और ना ही आरटीआई लगा के पूछ सकते हो कि वो पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ है। बात को समझना पड़ेगा हम लोगों को कि आज जो हालात ये पैदा कर रहे हैं, अभी चुनाव आयोग जिस प्रकार से गड़बड़ी कर रहा है, अब नियम बना रहे हैं कि पुरानी जो वीडियो फुटेज नहीं देंगे, नष्ट कर दी जाएगी, चुनाव आयोग पे कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों? ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। अगर हम लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने पहले भी बताया था, आज जो हमारा लोकतंत्र है, आप वोट डाल के चुन के भेजते हो। आज हम सब लोग मंच पे बैठे हैं, जो चुन के आए, आप लोगों के वोट से चुन के आए, लेकिन आप हमें चुन के भेज दो, कल ही दूसरी पार्टी में शामिल। कई तो पार्टियां ही, बाबा साहब ठाकरे जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बनाई, वो शिवसेना अब उनकी नहीं है, दूसरा आदमी शिवसेना ले गया कि ये शिवसेना तो मेरी है और ये निशान मेरा है और ये इतने एमएलए भी मेरे हैं। तृणमूल कांग्रेस, कल तक बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के जो लोग जीते और वो उस पार्टी में शामिल हो गए जो पार्टी कह रही थी दल बदल कानून बने, उसके अंदर 58 एमएलए हो गए, एक एमएलए और चला गया, 59 एमएलए हो गए, जो दल बदल के विरोध में बनी थी। एक विचारधारा की बात है, आप लोग वोट डालते हो, आप सोचते हो कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, उस सोच के ही तो वोट डालते हो। और जिन लोगों को आप चुन के भेजो, चोर, उचक्का, डकैत, बदमाश, जो कुछ भी हो, जिन पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हो, तो बीजेपी उसको तुरंत ले लेती है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। अजीत पवार जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, उन पे 62,000 करोड़ के घोटाले के आरोप नरेंद्र मोदी जी ने लगाए थे। और इन सब लोगों पे आरोप लगा के मुकदमे दर्ज करके इनको डराया गया, बीजेपी ज्वाइन कराई गई, और उसके बाद में सारे मामले, इनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कैसा भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसको डाल दोगे तो क्लीन चिट होकर निकलेगा। ये ऐसी मशीन बीजेपी के ही पास है और किसी के पास नहीं। आज भगवान श्री राम के नाम पे वोट लेके आए, आज चंदा चोरी हो गया। कोई 100-200 रुपए नहीं हुए, 100-200 करोड़ भी नहीं हुए, 1000 करोड़ से ऊपर वहां पे भगवान श्री राम के आभूषण, सोने चांदी की ईंटें और पैसे वहां से उड़ा दिए गए। किसी की जवाबदेही नहीं है। बीजेपी क्यों नहीं बोलती? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? क्या ये सनातन धर्म के अंदर जो लोग आस्था रखते हैं, जिन लोगों ने चढ़ावा किया, उन लोगों की आस्था पे प्रहार नहीं है? तो ये जो सारा सिस्टम है उस पे मोदी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। एक माता पिता अपने जीवन की पूरी कमाई लगाता है, आप सब लोग जानते हैं, आपके परिवार की जैसी हैसियत है उससे कहीं बढ़ के माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन ग्रहण करें। वो पूरा पैसा पढ़ाई पे लगाता है, पढ़ाई के बाद में नंबर आता है कोचिंग का, वो फिर कोचिंग पे पूरा पैसा लगाता है। आप मेहनत करते हैं दिन रात। मैंने देखा है किस प्रकार से कोचिंग करने वाले बच्चे, कोई पीजी के अंदर, कोई किराए के मकान के अंदर, छोटी छोटी कोठरी के अंदर कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं, और फिर पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा,
राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान का सबसे मजबूत कानून बना। नरेंद्र मोदी जी 12 साल से दिल्ली के अंदर बैठे हैं, अपने आप को 56 इंच का सीना वाला बताते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले 10 वर्षों में एक भी पेपर लीक माफिया को आपने सजा कराई हो तो एक आदमी को क्यों नहीं कराई? सिर्फ युवा वोट देने के लिए है। पुलवामा में हमला हो, हमारे सैनिक हमारे बीच में शहीद होकर चले गए, 400 किलो आरडीएक्स आ गया। गवर्नमेंट को चाहिए था वो जवाब दें, और गवर्नमेंट कह रही है मैं अपील करता हूं मेरे पहले वोटर से कि वो इन आतंकियों के खिलाफ बीजेपी को वोट करे। कमाल है। चौकीदार आप हो, चौकीदारी का जिम्मा आपका है। पहलगाम हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, उड़ी हो जाता है, जवाब आपको देना चाहिए। आप कह रहे हो घुसपैठी आ गए देश में, देश की सीमाओं की जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको देना चाहिए। आप कांग्रेस के राज में कह रहे थे कि डॉलर के सामने रुपए की जितनी कीमत गिरती है वो सरकार की कीमत गिरती है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो आज या तो आप लोगों की इज्जत ही नहीं है जो गिर नहीं रही है। अब तो डॉलर जो है 100 रुपए के बराबर हो गया है, तो आपकी कोई इज्जत है या नहीं है? एक शब्द नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। आप सब युवा बैठे हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दूंगा। 12 साल में 24 करोड़ बनते हैं, बता दो भाई कितनों को मिले। किसान की आमदनी दुगनी 2022 के अंदर, 2024 में सबको जो है 15-15 लाख खाते में, 100 दिन में काला धन वापिस। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी सब खत्म कर दूंगा। कर दी? क्योंकि हम लोगों को धर्म के नाम की अफीम चखा दी। आज बातें चुनाव के समय में, आज कुछ भी बात हो, कितना भी आक्रोश आप लोगों के अंदर हो, लेकिन मैं अभी कह रहा था यूसीसी कानून हर 6 महीने में हर राज्य के अंदर धर्मांतरण कानून लेके आए। मैंने कहा अगर धर्मांतरण हो रहा है तो देश के अंदर कानून बनाओ ना। कभी हरियाणा बनाता है, कभी मध्य प्रदेश बनाता है, कभी महाराष्ट्र बनाता है। हर 5-6 महीने में पूरी चर्चा पूरे देश के अंदर चलती रहती है, ताकि लोग इस मुद्दे से इधर उधर नहीं हो। आप लोगों को यह चीज समझनी पड़ेगी कि आज एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारी जो बात उठा रहे हैं वो हमारे लिए उठा रहे हैं कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो नीट की कोचिंग का पैसा जितने बच्चे खर्च करते हैं 1 साल के अंदर, उतना तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन का बजट है। और राजस्थान की हालत, मैं एक आंकड़ा आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 22-23 के अंदर, उस समय स्कूल में बच्चे पढ़ते थे 1,77,00,000 के आसपास। और इन 4 वर्षों में जहां बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, उल्टा स्कूलों की संख्या अब रह गई 1,59,45,000 के आसपास। ये बच्चे कहां गए? किसके बच्चे हैं ये हमारे बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो आज स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पे जवाब दे कि बच्चे गए कहां, ड्रॉप आउट कैसे बढ़ा। संख्या बढ़नी चाहिए थी। प्रवेश उत्सव मनाते थे स्कूल के अंदर, टीचर्स की ड्यूटी लगती थी, जाते थे गांव में कि आओ हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। लेकिन आज बच्चे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाते हैं तो बिल्डिंग गिर जाती है। राजस्थान के अंदर 9 बच्चों की दब के मौत हो गई स्कूलों के अंदर। पिछले साल लगभग 3700 स्कूल इन लोगों ने जर्जर घोषित किए थे। एक स्कूल पूरे साल के अंदर ये लोग नहीं बना पाए। 45,000 कमरे खराब पड़े हैं, एक कमरे की मरम्मत नहीं करा पाए। और कॉलेज की बात करें हम, तो जब कांग्रेस का राज था, एक आंकड़ा मैं कॉलेज का बताना चाहूंगा, 21-22 के अंदर, तब नामांकन के अंदर वृद्धि हुई थी 3.41%। इतना वृद्धि हुई, कॉलेज खोले, नए बच्चियां, सबको पढ़ने का मौका मिला। लेकिन 4 साल बाद अगर हम 25-26 की बात करें तो 4.23% वापिस माइनस हो गया।
ये बच्चे कहां गए? कहां गए बच्चे? ये बच्चे गए जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इनमें गए। क्योंकि ये बच्चे अगर पढ़ते, कॉलेज में जाते, तो इस राजस्थान की, इस देश की ताकत बनते, इस राजस्थान के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराते वो बच्चे। लेकिन आपने उनको घर भेज दिया, उनको पढ़ाई पूरी नहीं करने दी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। साथियों, आज जिस प्रकार का जो माहौल देश के अंदर चल रहा है, उसको ये युवा ही बदलेगा। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा बीच के अंदर कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये युवाओं को ये ठानना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर के 3 वाक्य थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा को पहले क्यों कहा? शिक्षा को इसलिए कहा कि शिक्षा ही आपका जीवन बदलेगी। संगठित रहने के लिए क्यों कहा? कि लोग आएंगे आपके अंदर जाति और धर्म की बात करके आपको तोड़ना चाहेंगे। और संघर्ष के लिए इसलिए कहा कि संघर्ष इसलिए जरूरी है। उन्होंने संविधान में एक बात और लिखी थी कि ये संविधान उतनी ही मजबूती देगा आप लोगों को जो इसको लागू करने वालों लोगों की मंशा क्या है। अगर उन लोगों की मंशा अच्छी है तो ये संविधान अच्छा साबित होगा, और अगर मंशा खराब है तो फिर ये संविधान खराब साबित होगा। आज ये लोग इस देश के संविधान को खराब साबित करने पे तुले हुए हैं। हम भारत के लोग आपस के अंदर जाति, धर्म, राज्य, बोली, भाषा, अनेकों हमारे बीच में ऐसी लकीरें खींच दी गई जिससे हम अपने एक दूसरे का नुकसान कर देते हैं। आज कांग्रेस को सब लोगों को बुरी लगी उस समय कि कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, कांग्रेस ने तो पता नहीं क्या कर दिया। आजकल महामानव को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ज्यादा समय तक देश का प्रधानमंत्री रह गया। एक छात्र कह रहा था कि मैं 7 दिन जेल के अंदर गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल से अधिक जेल के अंदर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस देश के अंदर आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, भेल, सेल जैसी बड़े कारखाने यहां पे खड़े किए और ऐसी संस्थाएं बनाई जिनका पूरी दुनिया के अंदर आज नाम है। और मैं चैलेंज करता हूं इस महामानव को और इनकी बीजेपी की सरकार को कि 12 साल में एक ऐसी संस्था बता दे जो विश्व रैंकिंग के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की संस्थाओं का मुकाबला करती हो। एक संस्था बता दे। आपने एम्स बनाया होगा, आपने आईआईटी बनाई होगी, लेकिन वो रैंकिंग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आईआईटी और एम्स की है आप जिंदगी में नहीं ले पाए। 200 तक भी नंबर नहीं है इन लोगों का। पर भाई थोथा चना बाजे घना कहते हैं, बोलने वाले के ढूंढले भी बिक जाते हैं। इन लोगों ने ऐसे ऐसे भाषाएं बोली, ऐसी ऐसे आरोप लगाए कांग्रेस पे, कांग्रेस को भ्रष्ट बताया। आज 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, 3G, कैग वाले माफी मांग रहे साहब गलती होगी, हमने कोई ये घोटाला था ही नहीं। आज सोनम वांगचुक को अलोकतांत्रिक तरीके से वहां से उठा के लेके गए हैं। जो उनके साथी थे उन पे लाठियां बरसाई गई हैं। गांधी जी के देश में गांधी जी के तरीके से जो व्यक्ति अनशन करता है उसको कुचलने का प्रयास ये सरकार कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि आप आज सत्ता के अंदर है, आप में ताकत है, लेकिन ये ताकत इसी जनता ने दी है। वापिस इन्हीं जनता के बीच में जाना पड़ेगा, इन्हीं छात्रों के पास आना पड़ेगा, तब आप वापिस सत्ता में जा पाओगे। आज जो जिस तरीके से आप वहां लाठीचार्ज करा रहे हैं ना, यही सोनम वांगचुक जिसने इस देश के अंदर अपना नाम किया, दुनिया जानती है उनको, नए नवाचार किए। आपने क्या किया? उसको देशद्रोही का केस लगा के जेल के अंदर डाल दिया 5 महीने तक। देशद्रोही का छोटा मोटा केस नहीं है। देश के खिलाफ साजिश रचने वाला उसको बताया और उसको जेल के अंदर डाला। और 5 महीने के बाद में आपने कहा नहीं 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 नहीं, ये देशद्रोही नहीं है, ये तो
सही आदमी है, उसको आपने छोड़ दिया। और आज वो अनशन कर रहा था, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था, ऐसी हालत हो गई। आपने 20 दिन के अंदर आपका एक मंत्री, एक अधिकारी, एक बीजेपी का पदाधिकारी उनसे बात करने नहीं गया। जब पूरे देश के अंदर वातावरण बना, सोशल मीडिया पे मुहिम चली और 20 तारीख से सत्र आ रहा है, तो इनको लगा कि अब तो इनको उठाना पड़ेगा। उठाते, आप घोषणा करते कि धर्मेंद्र प्रधान जिसने करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब किया है, उसका पहले इस्तीफा होते और फिर सोनम वांगचुक से कहते कि आप अपना अनशन समाप्त कीजिए। वो तो था लोकतंत्र, वो तो था संविधान। लेकिन इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों ने मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई सामोता जी को धन्यवाद देता हूं, इतना शानदार कार्यक्रम आपने यहाँ पे आयोजित किया। मैं हमारे एआईसीसी के महासचिव आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, जो व्यस्त समय में से समय निकालकर, क्योंकि मैं देख रहा हूं युवाओं के कार्यक्रम जहां भी हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, पायलट साहब वहां पहुंच रहे हैं। और मैं इस अवसर पर भाई विनोद जाखड़ की भी पीठ थपथपाना चाहूंगा कि पिछले 1-1.5 महीने से जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ये पेपर लीक का मुद्दा आया है, मैं नहीं समझता ये व्यक्ति एक रात भी आराम से सोया होगा। लगातार देश के हर कोने के अंदर जहां भी छात्रों की आवाज उठ रही है, उस आवाज के साथ अपनी आवाज मिला रहा है, उस कंधे के साथ अपना कंधा मिला रहा है और राहुल गांधी जी का जो सपना है उसको पूरा करने का काम कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी जिता के छोड़ेंगे, इस बात का आप विश्वास रखें। मैं 2 लाइनें उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा जिनको हमने श्रद्धांजलि दी। परसों एक बच्ची ने बहरोड के अंदर, कल भी एक बच्ची ने छत्तीसगढ़ के अंदर सुसाइड किया है। मैं बच्चों से अपील करना चाहूंगा, सुसाइड करना इस सिस्टम को बदलने का हक नहीं है। मरना उनको चाहिए जिन्होंने आज हमें मरने के कागार पे लाके छोड़ा है। उन पेपर लीक माफियाओं पे और उनका संरक्षण करने वालों के उनका तख्ता पलट करने की जरूरत है। ये मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।